सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसके अंदर हमने थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बता दिया था। थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का एक शोबा है जिसके अंदर हम लोग किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी का रिलीज होना और हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना स्टडी करते हैं। लेकिन हीट एनर्जी जो रिलीज होती है और हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है उसको अब एक नया नाम दिया जाएगा और वो नया नाम क्या है? चेंज ऑफ एंथैल्पी। यानी अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको बोलेंगे ये चेंज ऑफ एंथैल्पी है। और उस चेंज ऑफ एंथैल्पी को अगर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान कितनी चेंज ऑफ एंथैल्पी आती है, उस पढ़ने को हम लोग नाम देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री जब भी पढ़ना शुरू करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा वास्ता पड़ता है एक लॉ से, और वो जो लॉ होता है उसका नाम है हेजिस लॉ। तो आज का टॉपिक हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेजिस लॉ से स्टार्ट करेंगे। हेजिस लॉ, हेजिस लॉ, इसको हेजिस लॉ को हीट ऑफ कांस्टेंट समेशन का नाम भी देते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये भी इसको नाम दिया जाता है। ये बड़ा बेसिक लॉ है और इस लॉ के जरिए आप थर्मोकेमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं बहुत आसान से। इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है, पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप कैमरा बोर्ड की तरफ कर दें तो वो थोड़ी देर के लिए जूम करता है उसको, फिर वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। करा था मैं इससे पहले कर, लेकिन वो कामयाब नहीं। तो सलमान भी इस तरह करते हैं, तो सलमान करते हैं लेकिन वो रिजल्ट अच्छा हमारे पास नहीं आया। मैं करा था एक दफा पूरे साथ, थोड़ी देर के लिए आता है और इसका रिजल्ट नहीं आया, आउट ऑफ फोकस हो जाता है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसके पास आके देखो सही है। लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की स्टेटमेंट क्या है? आइए मैं आपको इसकी पहले स्टेटमेंट बताता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। द चेंज ऑफ एंथैल्पी, the change of enthalpy of a reaction always remain constant, always remain constant either reaction is completed in single or more steps, either reaction is completed single और इन मोर स्टेप्स। तो कितनी आसान सी ये स्टेटमेंट है, पढ़ने के अंदर आपको समझ में आई होगी। लिखा हुआ है द चेंज ऑफ एंथैल्पी, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, आइदर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल और मोर स्टेप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन की जो चेंज ऑफ एंथैल्पी होती है वो फिक्स होती है, उसकी वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी, एक ही रहेगी। बेशक उस रिएक्शन को आप एक मरहले में मुकम्मल कर लें या उसी रिएक्शन को आप बहुत सारे स्टेप से गुजार के मुकम्मल करें, लेकिन उसकी हीट और उसकी चेंज ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू एक ही रहेगी। यानी एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप में। पहले मैं आपको एक फर्जी एग्जांपल से इस लॉ को समझाता हूँ। ये फर्जी एग्जांपल है जो मैं आपको दूंगा, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, उससे भी आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। आइए पहले आपको एक फर्जी एग्जांपल देते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या समझाया जा रहा है। ये एक फर्जी एग्जांपल है, एग्जाम में ये फर्जी एग्जांपल नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ आपके समझ-बूझ के लिए है। मान लें कि आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और ये रिएक्शन जो हो रहा है A प्लस बी नामी दो रिएक्टेंट है उनके दरमियान हो रहा है। ए और बी फर्जी है और इससे आपको P नामी एक प्रोडक्ट मिला।
तो आपको इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज ऑफ एंथैल्पी मिली है उसकी वैल्यू आपको मिली है -100 किलो जूल। ये आपको वैल्यू मिली -100 किलो जूल। ठीक है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया, एक ही स्टेप में कंप्लीट हुआ है। यानी ए और बी के जरिए आपने पी नामी प्रोडक्ट बना लिया और एक ही स्टेप में बना लिया, सिंगल स्टेप में। अब आप अगर ये चाहते हैं कि आपको इस ए बी से पी मिल जाए, लेकिन आपने क्या करा, रिएक्शन को जरा तूल दे दिया। तूल का मतलब इसको मल्टीपल स्टेप से गुजारा आपने, फिर आपको पी मिला। मतलब आपने ए और बी से पी बनाने के बजाय आपने ए और बी से क्या बना लिया, शाबाश, सी नामी बना लिया। जब आपने ए और बी से आपने सी बनाया तो आपको जो वैल्यू मिली वो वैल्यू थी -170 किलो जूल। फिर आपने सी को यूज करके आपने डी नामी कोई प्रोडक्ट बना लिया और जो आपको वैल्यू मिली वो वैल्यू थी +50 किलो जूल। और फिर आपने डी के जरिए फाइनली क्या बना लिया, शाबाश, पी बना लिया। अब ये देखिए मल्टीपल स्टेप हुए, एक स्टेप में आप पी तक नहीं पहुंचे, पहले आप सी तक पहुंचे, फिर डी तक, फिर पी तक। तो जो वैल्यू आपको यहाँ मिली वो मिली +20 किलो जूल। अब आप देखें आपको ए बी से पी तक पहुंचने में क्या मिला था, -100। तो क्या ए बी से घूम फिर कर पी तक पहुंचने पर भी क्या -100 ही रहा? कैसे पता चलेगा? जितनी भी वैल्यूज आ रही है सबको आपस में क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। एड अप करके पता चलेगा कि वाकई में -100 हुआ ही नहीं हुआ। आइए चेक कर लेते हैं। तो बच्चों जो आंसर होगा उसको नाम देंगे डेल्टा एच। सबसे पहली वैल्यू उसको नाम दे देते हैं डेल्टा H1, बल्कि सिर्फ H1। दूसरी वैल्यू को नाम दे देते हैं H2, तीसरी वैल्यू को नाम दे देते हैं H3। ये तीन वैल्यूज हो गई। अब तीनों वैल्यूज को ऐड करके देख लीजिए। पहली वैल्यू है -170, दूसरी वैल्यू है आपके पास +50, तीसरी वैल्यू है आपके पास +20। तो अगर आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से तो क्या आंसर आएगा बच्चों, शाबाश, माइनस प्लस करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इज माइनस का 100 किलो जूल। तो अगर मैं ए बी से पी तक जा रहा हूँ, डायरेक्ट जा रहा हूँ तो -100 मिल रहा है। और अगर ए बी से पी तक जा रहा हूँ बहुत सारे स्टेप्स है, यानी पहले सी बना रहा हूँ, फिर डी बना रहा हूँ और फिर फाइनली डी से पी बना रहा हूँ और बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है। लेकिन जब इन तमाम वैल्यूज को, इन तीनों वैल्यूज को सम करता हूँ आंसर वही आता है। ये एक फर्जी मिसाल है, लेकिन इस फर्जी मिसाल से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अब हमने इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताना है जो हमारे कोर्स में मिसाल दी गई है। यानी एक प्रैक्टिकल आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वो भी बहुत आसान है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आइए आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। तो बच्चों एक रिएक्शन है बड़ा आसान सा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्शन करा दें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप है, यानी वन स्टेप। ये सिर्फ एक ही स्टेप का रिएक्शन है, वन स्टेप, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर जो वैल्यू मिलती है वो मैंने ऊपर लिख दी है, जगह कम थी। और वो वैल्यू कितनी है बेटा, शाबाश, -90 किलो जूल। ये प्रैक्टिकल रिएक्शन है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये रिएक्शन आप एक मरहले में नहीं बल्कि 2 मरहलों में कर सकते हैं, लेकिन जवाब वही -90 आएगा। आइए देखते हैं 2 मरहले कैसे। तो सबसे पहले ऊपर वाला रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। पहला मरहला, स्टेप 1, आप कार्बन डाइऑक्साइड लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स की जगह पर कितने मोल ले लें बेटा, 1 मोल। ऊपर कितने मोल दिखाए गए बेटा, 2। आप 2 की जगह इसको 1 मोल से रिएक्शन करा दें। तो जब आप इसे 1 मोल से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये प्रोडक्ट आप खुद भी बना सकते हैं। पहले आपने लिखा Na, फिर आपने क्या लिखा बेटा, H, फिर आपने क्या लिखा, C, और ऑक्सीजन कितने आ रहे बेटा यहाँ पे, 3। ये प्रोडक्ट भी यकीनन आपकी नजरों से गुजरा होगा। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो बेटा जो वैल्यू मिलती है वो होती है -49 किलो जूल। ये रिएक्शन हमारा है पहला स्टेप, स्टेप 1। ये ऊपर वाला जो रिएक्शन हुआ है बेटा वो डायरेक्ट है। ये रिएक्शन जो हो रहा है ये 2 स्टेप में हो रहा है, क्योंकि आपको ऊपर वाले रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिलहाल अभी 1 मोल लिया गया, अभी दूसरा मोल बाकी है।
तो अब इसी वाले प्रोडक्ट को आगे भेजिए, इसी वाले प्रोडक्ट को आगे भेजिए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे मोल से रिएक्शन करा दे। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहले आपने एक मोल से कराया, अब आप दूसरे मोल से करा रहे हैं, वैसी बात है, 2 मोल है ना रिएक्शन के अंदर। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं। Na कितने हो गए? Na शाबाश, यहाँ पे 2 Na2, साथ में CO3 जुड़ गया, Na2CO3 प्लस ये वाला OH और इसमें से ये वाला H मिल गया, OH और H मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? H2O। तो प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि -41 किलो जूल ये वैल्यू मिली। अब ये वाले दोनों रिएक्शन मिलकर ऊपर वाला कैसे बनाएंगे? दोनों को आपस में ऐड कर दें। ऐड करना हर बच्चे को आता है, अलजबरा में ऐड करना सिखाया जाता है। ऐसे लाइन डाल के ऐड कर लें। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है CO2, इसको कॉपी कर लें। NOH दो आ रहे हैं, इनको प्लस कर लें, 1 और 1 प्लस होके कितना हो जाएगा? 2 NaOH हो जाएगा। ठीक है, और बेटा देखिए एक इधर आ रहा है NaHCO3, एक NaHCO3 इधर आ रहा है, एक आ रहा है ऊपर सीधे हाथ पर और एक क्या आ रहा है? उल्टे हाथ पर। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में सीधे हाथ और उल्टे हाथ की सेम वैल्यू आपस में क्या हो जाती है बेटा? कैंसिल हो जाती है। बाकी क्या बचा आपके पास? Na2CO3 प्लस H2O, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस, -49 में -41 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -90 किलो जूल। तो देखिए वही जवाब आ गया बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिएक्शन अगर एक स्टेप में करते तो आपको -90 डायरेक्ट मिल जाता, और अगर आप यही रिएक्शन 2 स्टेप में करेंगे तब भी आपको बेटा जवाब क्या मिलना है? वही -90 मिलेगा, बस वो ब्रेक होकर मिल जाता है, हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल जब सम निकालते हैं तो जवाब वही आता है। क्या सारे बच्चों को हेज़िस लॉ एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? यहाँ तक कोई मसला? सारे बच्चे जितने मौजूद हैं सब ओके कर दीजिएगा, शाबाश। तुम लोगों को ओके की जरूरत नहीं है, जो बाकी बच्चे वो ओके करेंगे। अच्छा अच्छा भाई, हमने फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि चैप्टर नंबर 5 के इख्तितामी मंजिल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ खाली एक डेफिनेशन रह गया है, और खाली एक डेफिनेशन के बाद एक छोटा सा मामला और है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स अगर हम क्लास में डिस्कस करें तो मामला ज़रा और बेस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 को एंडिंग मराइल से गुजार लेते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक लास्ट के करीब डेफिनेशन, और इसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को आज आप HF या डेल्टा HF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप HF और डेल्टा HF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन? तो पहले हम एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखवाते हैं, उसके बाद आपको इसका मतलब समझा के एग्जांपल्स देते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन से क्या मतलब लिया जाता है। तो जरा पहले जरा देख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy absorbed और लिबरेटेड। बेटा लिबरेटेड का मतलब जो है वो रिलीज ही है। रिलीज के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, लिबरेटेड, रिलीज, एवॉल्व, ये सारे मतलब जो होते हैं वो बेटा एक ही मायने में कि हरारत एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर की तरफ खारिज हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लिबरेटेड व्हेन, ये जरा काम की बात अब स्टार्ट हो रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is prepared, 1 mole of a compound is prepared या is produced, 1 mole of compound is prepared or produced from its constituents, from its constituents in natural या in natural state, in natural state known as heat of formation, known as heat of formation।
बच्चों इस डेफिनेशन के अंदर कुछ खास बातें हैं जिन्हें आपने लाजमी पिक करना है, तभी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन अच्छा समझ में आएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपको बेटा किसी रिएक्शन के बाद किसी कंपाउंड का 1 मोल बनता हुआ नजर आ रहा है, देखें यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, तो तवज्जो से देख लें। 1 मोल रिएक्शन के बाद किसी भी कंपाउंड का अगर आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, शाबाश, 1 मोल बनता हुआ नजर आ रहा है, 1 मोल पे जोर है, तो बेटा उस 1 मोल के बनने के दौरान जो हीट एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होती हुई नजर आए या लिबरेट होती हुई, खारिज होती हुई नजर आए, उसका नाम क्या रखा गया है बेटा, शाबाश, हीट ऑफ फॉर्मेशन रखा गया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? अगर किसी भी रिएक्शन के बाद आपको किसी भी कंपाउंड का 1 मोल, 1 मोल खाली बनता हुआ मिले, तो नतीजे में उस 1 मोल के बनने के दौरान जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी या जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी का नाम हीट ऑफ फॉर्मेशन रखा गया है। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रैक्टिकल मिसालें देता हूँ जिससे आपको जरा हीट ऑफ फॉर्मेशन को समझने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी। तो इसकी पहली मिसाल देखें, उम्मीद करता हूँ इससे समझ में आएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन करा और रिएक्शन के बाद मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल है। पहले आपने देखना है जो प्रोडक्ट बना है क्या वो 1 मोल है, तो जवाब है जी हाँ 1 मोल है। शुरू के नंबर मोल्स होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के शुरू में 1 नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 माना जाएगा, 1 है, तो हम बोलेंगे 1 मोल बना है। तो बेटा अगर 1 मोल बना है तो इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली ये होती है -386 किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है, किलो जूल पर मोल लिखा हुआ बेटा ये, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है जो कि ऑब्जर्व की गई। अब इसी तरह एक और रिएक्शन देखें, शाबाश, H2O2 और प्रोडक्ट बना आपका H2O, और बेटा साथ ही साथ में ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है तो आपने बैलेंस के नंबर लगाने का फैसला किया। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर अगर आप 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन हो जाते हैं 4, 2 2 4, तो आपको एक 2 यहाँ भी लगाना पड़ा। तो क्या आपको H2O2 से आपने अब जवाब देना है मुझे चैट में, शाबाश, क्या H2O2 से आपको H2O का 1 मोल मिला है या 2 मोल मिले? शाबाश, आपने चैट में जवाब देना है मुझे H2O2 को मिलाने पर आपको H2O का 1 मोल मिला या 2 मोल मिला। शाबाश, चैट में जवाब देना है। तो जवाब क्या है इसका? इसके हमें मिले 2 मोल्स, ये रहे। तो क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आएगा? जवाब यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं आएगा जब तक ये 2 मोल नहीं, बल्कि कितने मोल हो, शाबाश, 1 मोल हो। तो अब यहाँ 1 मोल कैसे आएगा? 1 मोल हमें मैथमेटिक्स के जरिए लाना होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर तमाम तमाम वैल्यूज को हम 2 से डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाई 2, ये देखिए मैंने 2 से डिवाइड करा, यहाँ O2 के शुरू में 1 था, 1 को 2 से डिवाइड करा, 2 को मैंने 2 से डिवाइड करा। हर एक नंबर को जो शुरू में था उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना हीट ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, O2 के शुरू में 1 था उसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 था उसको 2 से डिवाइड किया, कैंसिल करेंगे 2 और 2 कट जाएगा, H2। बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ पढ़ाने का, ये 2 बच्चे मुझसे क्लास से लेते हैं लेकिन ये खामोशी से क्लास से लेते हैं। अब मैं तुम लोग का हंसना वगैरह देखूँ या पढ़ाऊँ? तुम लोग पढ़ नहीं रहे, तुम लोग तफरी करने में लगे, नहीं पढ़ रहे तुम लोग, मैं फोकस होके नहीं पढ़ा पा रहा। 2 और 2 कट जाएगा, H2, और यहाँ पे 1/2 जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H2O। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है H2O के साथ। आप ये मत समझिएगा ये इक्वेशन अनबैलेंस हो गए, जी नहीं बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर आप इसको गौर से देखें, H2 बैलेंस है, O2 का मतलब क्या है, हाफ O2 का मतलब क्या है, हाफ O2 का मतलब है कि ये 2 हाफ O2 है, और जब 2 हाफ को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 1, जानते हैं ना, 2 हाफ को ऐड करते हैं 1, ये रहा ऑक्सीजन 1, ये क्वेश्चन बैलेंस है। अब यहाँ जो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मिलेगी उसकी वैल्यू निकाली गई है -286 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपने देखा मैंने शुरू में नहीं लिखी, शुरू में मैंने इसलिए नहीं लिखी थी, वहां 2 मोल थे। अब यहाँ क्योंकि 1 मोल है इसलिए ये वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा और ये एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गई। ये हमारी पहली एग्जाम्पल थी और ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल थी।
यहाँ पर ओके करेंगे क्योंकि इसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी खत्म होने जा रही है और उसके जाने में अब क्या रह गया, कुछ खास नहीं रह गया, बस सिर्फ एक हेडिंग बनानी है और उसमें 2-3 लाइनें लिखनी है और वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है और उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ हेजिस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेजिस लॉ है वो असल में न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, एप्लीकेशन ऑफ हेजिस लॉ। बैलेंस करना लाजमी बेटा, बगैर बैलेंस के क्वेश्चन कहाँ एक्सेप्ट होती है, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड रखना जरूरी है। तो बच्चों हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे और पूरा पेज ही हमें यूज करना है क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम मुझे नजर आ रहा है काफी, तो इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल लगता है आज ही शायद शुरू हो जाए। तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं जल्दी से, एप्लीकेशन ऑफ हेजिस लॉ। बेटा मुझे केमिस्ट्री की बुक चाहिए, शाबाश, किसी के पास हो तो दे दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ हेजिस लॉ, सबसे पहले हम हेजिस लॉ की एप्लीकेशन की वर्डिंग लिखते हैं। दिस लॉ इज यूज टू, बहुत आसान सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लॉ है इस्तेमाल। दिस लॉ इज यूज टू, दिस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट, is used to calculate heat of formation, heat of formation of a compound, of a compound, either reaction is practically possible or not possible। ये आखिर वाली बात काफी जबरदस्त लिखी गई है इसमें, प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। बच्चों हेजिस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, इसका इस्तेमाल बड़ा आसान है, एक ही इस्तेमाल है। इस लॉ के जरिए आप किसी भी कंपाउंड की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिएक्शन जो है वो एक प्रैक्टिकल रिएक्शन भी हो सकता है जो आपने लैब में करा हुआ हो, इंडस्ट्री का रिएक्शन हो, और कोई फर्जी रिएक्शन भी बना सकते हैं और उस फर्जी रिएक्शन से आप किसी भी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर में मैं एक फर्जी रिएक्शन की मिसाल देता हूँ, बड़ी आसान सी मिसाल है। जैसे कि हम जानते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज यकीनन एक पेचीदा तरीके से बनेगा, लेकिन हम इसका एक फर्जी रिएक्शन बना सकते हैं, फर्जी मतलब अपनी मर्जी से। तो वो फर्जी रिएक्शन होगा कैसे, मिसाल के तौर पे आपने कहा भाई 6 कार्बन लिए हमने और हाइड्रोजन हमने लिए बेटा इस तरह करके 6 to 12 और ऑक्सीजन हमने कितने लिए, शाबाश यहाँ पे 3। ये देखिए फर्जी रिएक्शन बन रहा है। 6 कार्बन लिए आपने, हाइड्रोजन आपने लिए बेटा यहाँ पे 6, 6 2 12, ऑक्सीजन आपने कितने लिए 3, 3 2 6, और इन सबको जब कंबाइन करा तो क्या बन गया C6H12O6। तो क्या हकीकत में ऐसा कोई रिएक्शन होता है कि अगर मैं लैब में 6 कार्बन के मोल्स लूं, 6 हाइड्रोजन के मोल्स लूं और 3 ऑक्सीजन के मोल्स लूं और उन्हें कंबाइन कर दूं तो क्या मुझे ग्लूकोज मिलेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन को आप अपने तौर पे मान सकते हैं कि फर्ज कर लें ऐसा है, और जो ये कंपाउंड बनकर आया है ग्लूकोज, आप इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी रिएक्शन था, ये एक इमेजिनरी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का तरीका सिखा रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। मेरी कोशिश थी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स मैं कल क्लास में डिस्कस करूं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आम जैसे हम करते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके, और प्लस पास पेपर के अंदर इसके न्यूमेरिकल पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के मुख्तलिफ अंदाज से दिए जा रहे हैं। तो मेरा इरादा है कि बुक के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ पास पेपर के भी न्यूमेरिकल आपको दिखाऊं, ताकि हीट ऑफ फॉर्मेशन से आप कहीं से किसी जगह से भी मार ना खा सकें और हर तरह से न्यूमेरिकल आपको आ जाए। फिलहाल आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी फिर हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 एडिशन,
नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बाज दफ़ा हीट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जरिए ही कैलकुलेट हो जाती है, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन हमारे कोर्स में जितनी इक्वेशन दी गई है, कोर्स के अंदर एक एग्जाम्पल दी गई है, 2 सवालात दिए गए, तो हमारे कोर्स में जो 3 सवालात दिए गए हैं और प्लस पास पेपर में कुछ सवालात दिए गए, वो इन तीनों मरहलों से गुजरेंगे और तीनों मरहलों का तरीक़ेकार एक ही जैसा है। यानी अगर आप मुझसे एक सवाल सीख लेते हैं बुक का, तो फिर बुक के बाकी 2 सवालात उसी से बेटा बेस करते हुए हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर एक ही मामला है, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन जब हम पास पेपर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो उसके अंदर हमें गड़बड़ नजर आती है और वो गड़बड़ हमें अपनी जहानत से हल करनी होती है। फिलहाल आते हैं बेटा पेज नंबर 162 और 163 पर आते हैं, जहां पर हमें बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का बी नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है और ये पेज नंबर 163 पर है। सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख के दिया हुआ है, अच्छा नहीं दिया हुआ है इसमें, मैं लिख देता हूँ। एसिटिक एसिड इसको कहते हैं CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की क्या करनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। अब सवाल के अंदर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, अगर आप अपनी बुक से देख रहे हैं तो आपको बुक के अंदर कुछ इक्वेशन नजर आएंगी, मैं भी उन्हें कॉपी करना शुरू करता हूँ, आपके सामने देख के कॉपी कर रहा हूँ। 2C ये सब बुक में लिखी हुई है। अच्छा, इक्वेशन के अंदर मुख्तलिफ और भी चीजें एलिमेंट के सिंबल के साथ लिखी होती है, S G, ठीक है, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, इनकी स्टेट बता रहा होता है, इसकी नीड नहीं होती। 2H2O2 और इसके बाद ये जो इज इक्वल टू का साइन है, ये असल में एरो का सिंबल है, इज इक्वल टू का मतलब ये एरो का सिंबल है। फिर इसके बाद आ रहा है एसिटिक एसिड CH3COOH और इसके बाद आ रहा है डेल्टा HF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, खाली डेल्टा H भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इक्वेशन उसके नीचे आ रही है C+O2 और इक्वेशन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा HF माइनस का 394 किलो जूल पर मोल। फिर इक्वेशन आ रही है H2 प्लस हाफ O2 और H2O आ रहा है और साथ में आ रहा है डेल्टा HF माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। और फिर इसके बाद हमारे पास एक तीसरी और आखिरी इक्वेशन आ रही है, चौथी और आखिरी है CH3COOH प्लस 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 वाटर और डेल्टा H की वैल्यू आ रही है यहाँ पे बेटा। अच्छा, नीचे टेम्परेचर भी मेंशन आ रहे हैं, अक्सर मैं देख रहा हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई नीड नहीं है। माइनस का 870.8 किलो जूल पर मोल। दीज आर द इक्वेशंस। ये सारी क्वेश्चन मैंने बुक से देख के कॉपी करी हैं और जो चीज़ जैसी लिखी हुई थी वैसे कॉपी कर दी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस इक्वेशन पर क्वेश्चन मार्क डला हुआ है उसको छोड़कर बाकी तमाम इक्वेशन को नंबरिंग दे दें। जैसे आप इसको बोल दें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। जिस पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है उस इक्वेशन को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो इक्वेशन जिसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उसके उल्टे हाथ पर देखें। जो इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन मार्क वाली बनी हुई है, एज इट इज इक्वेशन आपने बनानी है, बिल्कुल जैसी क्वेश्चन मार्क वाली है वैसी ही बनानी है। कैसे बनाएं, इक्वेशन जिसपे क्वेश्चन मार्क है उसके उल्टे हाथ पे देखें, उसके उल्टे हाथ पर बेटा यहाँ पे कार्बन है, तलाश करें कार्बन कहाँ मिलेगा, तो आपको कार्बन ये मिल गया। लेकिन कार्बन के साथ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको बेटा, 2। तो यहाँ 2 कैसे आएगा, 2 उसी सूरत में आएगा जब आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह मजीद देखें, शाबाश। इक्वेशन जिसमें क्वेश्चन मार्क डला हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा कहाँ मिली आपको, इक्वेशन 2 में। इसके साथ भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शाबाश, 2। तो आपने इक्वेशन 2 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 से।
बस ऑक्सीजन को नहीं देखते, बस सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही देखते हैं। जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसे छोड़ दें। उसका छोड़ने का एक रीजन भी है, ये देखिए एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, और ये ऑलरेडी पहले से क्या बना हुआ है यहाँ पे 1, इसलिए इसको ना करें कुछ भी। तीसरी इक्वेशन को किसी तरह से यूज में ना लाएं फिलहाल, सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर मुझे क्वेश्चन मार्क वाली इक्वेशन से पता चले। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें, शाबाश। तो बच्चों सब यहाँ पर एक जुमले से स्टार्ट करना है। जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं हमारे पास, वो प्लीज चैट में मुझे बता दें कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले जुमला लिख लेता हूँ फिर दोबारा से बता देता हूँ, फिकर नहीं करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 by 2, ठीक है। चलो मैं अपनी बात को दोबारा से दोहरा देता हूँ कि कुछ बच्चों को जरा बात क्लियर नहीं हुई, तो अपनी बात को दोबारा से दोहरा देता हूँ। देखो जो इक्वेशन जिसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, आपने इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए इस जैसी इक्वेशन बनानी है। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपने इसकी चीजें नीचे तलाश करनी है। मिसाल के तौर पे आपको मिल गया कार्बन, ये रहा, लेकिन यहाँ है 2 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन। तो यहाँ 2 कार्बन कैसे आएगा, जब ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन H2, तो वो H2 आपने तलाश करा, वो आपको यहाँ मिल गया, लेकिन इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो आपको इसे 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन वगैरह को कंसीडर नहीं करते, वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। रह गया ये एसिडिक एसिड, तो ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे मौजूद है 1 और 1, इसको कुछ नहीं करेंगे। यानी इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये दोनों अब इस जैसे ही दिखेंगी और ये नई इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके करो यहाँ तक, शाबाश। चलिए वैसा कैलकुलेटर संभाल लेते हैं और आने वाले जो जवाबात हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाएंगे पूरी इक्वेशन को। C+O2 एरो CO2 और डेल्टा HF -394 किलो जूल पर मोल। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई होता दिखाएंगे H2 हाफ O2 H2O डेल्टा HF माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया नाम दे देते हैं, 3 तक नाम दे दिया था 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को C से मल्टीप्लाई किया 2C, 2 को O2 से करा 2O2, 2 को CO2 से मल्टीप्लाई करा 2CO2, डेल्टा HF 2 को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 394 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, बना माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। ये बन गई इक्वेशन 4। इसी तरह इक्वेशन नंबर क्या बनेगी हमारे पास 5 बनेगी, मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन नंबर 5 भी बनेगी। 2H2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ये 2 जब यहाँ पर आएगा जहाँ मैंने पेन रखा हुआ है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि 2 यहाँ पर आएगा 2H2, 2 जब यहाँ पर आएगा 2O2 कट जाएगा, तो ये खाली क्या बचेगा, ऑक्सीजन। और एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2H2, आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं, डेल्टा HF और 2 मल्टीप्लाई इस नंबर से भी हो जाएगा, 286 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 286 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक ओके करें, शाबाश सारे बच्चे, सब बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक कोई मसला, ओके करें जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन है क्लास के अंदर, सब बच्चों को क्लियर है, शाबाश। तुम लोग बैठ के रिप्लाई भी कर लो। मरियम खान कौन है? अच्छा भाई हम ये तो रखेंगे क्योंकि इसके बाद असल में मेरी फिजिकल क्लास लगी हुई है, तो मुझे सारा सामान समेटना है, फिजिकल क्लास में जाना है। तो कल हम इस सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे सारी चीज़ें जो आपने लिखी है मुझे दीजिएगा, मैं बोर्ड पर कॉपी करके उसके आगे आपको समझाऊंगा। मल्टीप्लाई के बाद हम हमने क्या करना है, फिर इसके बाद आप ओके करेंगे, हाँ सर मैं समझ में आ गया कैसा है, तो फिर मैं एक सैंपल और कराऊंगा क्लास के अंदर।
आपको और अच्छा समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर क्लास के अंदर ही उसी वक्त एक्टिविटी रखेंगे और आपसे क्लास के अंदर एक सवाल ट्राई करवा देंगे हाथ तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हाँ आ गया। फिर आने वाले वीक में इंशाल्लाह जो 10 इयर्स के अंदर इसके टिपिकल और टेढ़े मेढ़े टाइप के सवाल हैं उनको मैं ट्राई करके दिखाऊंगा और जो आपको देने वाले होंगे वो आपको दे दूंगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, मिलते हैं कल। फिजिकल है, याद रखिएगा कल आपने कोचिंग तशरीफ लाना है। मेरी और आपकी मुलाकात 6:45 पे फिजिकल हो रही है, उसी रूम में क्लास होगी जहाँ इससे पहले मैंने क्लास ली थी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।